बंधक बनाने वाला मास्टरमाइंड है, उस पर अब दबिश देनी प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुकी है। बता दें कि 500 युवक युवतियों को बंधक बनाने वाले रक्सौल का मास्टरमाइंड और 25,000 का इनामुल हक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश बनानी शुरू कर दी है। डीबीआर कंपनी बनाकर 500 युवकों को बंधक बनाकर काम करने वाले इनामुल हक के घर पुलिस बैंड बाजा लेकर पहुंची और माइकिंग कर जल्द से जल्द सरेंडर करने की हिदायत दिया। इनामुल हक रक्सौल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है और इसकी साठगांठ कई सफेद पोश से है। और देखिए, राजधानी पटना में जिस तरीके से इधर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया और उसके बाद से जो पटना पुलिस है वो एक्शन में दिखाई दे रही है और खुद जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको चलता भी किया जा रहा है। 9 ऐसे थानेदार हैं जिनको पटना पुलिस के 9 थानेदारों को एक साथ चलता कर दिया गया है। बता दें कि एसएसपी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। जो 9 थानेदार जिनको एक साथ चलता कर दिया गया है, इसमें 4 थानेदार तो ऐसे हैं जिन पर लाइन हाजिर की कार्रवाई हुई है। दरअसल जिन थानेदारों पर एक्शन लिया गया है वे अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह और अधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। पटना पुलिस में हुई इस कार्रवाई के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद कई सवाल उठने लगे थे और कई थानेदारों की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन इस बीच पटना के एसएसपी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी जिससे हड़कंप मच गया है। एक साथ 9 थानेदारों को हटा दिया गया है और साथ ही जो 4 थानेदार हैं उनको तो लाइन क्लोज कर दिया गया है। जिन थानेदारों को उनके पद से चलता किया गया है उनमें कई महत्वपूर्ण थाने जो हैं उनकी कमान उनको दी गई थी, लेकिन जो उनकी कार्यशैली थी वो लगातार सवालों के घेरे में आ गई थी। ऐसे में पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने आखिरकार उन्हें उनके पद से हटा दिया है। जिन प्रमुख थानों के थानेदारों को हटाया गया है उनमें पटना के पाटलिपुत्र, मोकामा, बिहटा, बुद्धा कॉलोनी, आलमगंज, एयरपोर्ट, खगौल, पंडारक और साइबर थाना शामिल है। माना यह जा रहा है कि यह फेरबदल लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं, खासकर लूटपाट, चोरी, चैन स्नैचिंग और संगठित अपराध की घटनाओं को देखते हुए किया है एसएसपी ने। और एसएसपी ने साफ कर दिया है कि अपराध को रोकने में जो लोग नाकाम रहेंगे और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और यह जो कार्रवाई हुई है एसएसपी के लेवल पर, यह उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक कड़ा मैसेज भी है कि अगर आप जनता की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन थानेदारों को हटाया गया है उनके खिलाफ आम जनता और जनप्रतिनिधियों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। अपराध नियंत्रण में उनकी विफलता, छोटे मोटे विवादों को न सुलझाना और शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने की शिकायत बार बार आ रही थी। इसके लिए जो उच्चाधिकारी हैं वो लगातार उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, लेकिन उनके आदेशों का भी जो थानेदार हैं वो पालन नहीं कर रहे थे सही ढंग से। और ऐसे में जो ये एक्शन लिया गया है वह एक्शन निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पटना की जो विधि व्यवस्था है वो सुधरेगी और इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये मैसेज गया है वैसे में पटना पुलिस अब आने वाले दिनों में बेहतर काम करेगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अब बात भागलपुर के केंद्रीय कारा की, जहां पर कैदियों से मुलाकात करने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई। बताया जा रहा है कि ये संख्या इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को भी थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। बता दें कि भागलपुर के शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में अचानक कैदियों से मुलाकात करने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जेल के मुख्य गेट से बाहर जेल में बंद कैदी के परिजनों की लंबी कतार होने के कारण लोग घंटों इंतजार करते नजर आए। जेल प्रशासन की सघन जांच पड़ताल के बाद मुख्य गेट के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। भागलपुर के शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में बंद कैदियों से मुलाकात करने वालों की भीड़ जो है मुख्य गेट पर देखी जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा का मुख्य गेट है और काफी भीड़ जो है यहाँ पर मुलाकात करने वालों की लगी हुई है और खासकर खाद्य सामग्री जो है वो पहुंचाने के लिए लोग घंटों लाइन में मुख्य गेट के बाहर खड़े हैं और काफी सघन जांच प्रक्रिया के बाद जो है जेल प्रशासन की ओर से तमाम मुलाकातियों को जेल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और मुलाकात कराया जा रहा है। कहां से आप आए हुए हैं?
हम चौका फतेहपुर से आए हैं अपने भाई से भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए क्या कुछ आज विशेष है, विशेष रूप से? ये आज ऐसे फ्री में मुलाकात करने के लिए दे रहा है, तो वही कुछ लेके जा रहे हैं, खाने पीने का बकरीद को लेकर मुलाकात। जी जी। खाने का सामान पहुंचा रहे हैं, क्या सब खाने में लिए हैं? दादी उधर खड़ी है ना, वही। कितने देर से लाइन में है? हमने अभी 15-20 मिनट हुआ है। 15-20 मिनट हुआ। क्या नाम हुआ आपका? काफी। चलिए इस और तस्वीर देखिए कि काफी भीड़ जो है यहाँ पर मुलाकातियों की लगी है और काफी देर से जो लोग हैं काफी संख्या में वो जेल के मुख्य गेट के बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और जेल प्रशासन की ओर से काफी सघन जांच पड़ताल के बाद जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर नवादा से है, जहां पर 102 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा जो है वो ठप किया जा चुका है और इस वजह से खास करके जो मरीज है उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाने या ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हड़ताल का कारण एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस एजेंसी के बीच विवाद मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारी जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने में जुटे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। उन लोग जो मारपीट किए हैं सर, तो इसलिए हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं। अच्छा, काहे के लिए मारपीट हुआ था? मारपीट हुआ है कि उन लोग उच्च पदाधिकारी कोई आए थे, इसीलिए मैंने कुछ लोग जो है उदंड भावना से मारपीट किए। अच्छा, तो कितने एम्बुलेंस आप लोग हड़ताल कर दिए? जी, हम लोग पूरे जिला में हड़ताल पर चले। जिले में 102 इमरजेंसी एम्बुलेंस की सेवा ठप कर दी गई है और इसके पीछे का कारण एम्बुलेंस कर्मी और एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी के अधिकारी के बीच में हुए मनमुटाव के बाद एम्बुलेंस की सेवा को ठप कर दी गई है और जिले के कुछ प्रखंडों के एम्बुलेंस जो है वो नवादा समाहरणालय परिसर में लाकर लगा दिए गए हैं। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं, नवादा समाहरणालय परिसर में जितने भी एम्बुलेंस जो है उसे यहाँ पर लाकर लगा दिया गया है और सेवा जो है वो रात से ही ठप कर दी गई है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से एम्बुलेंस चालक और उनके जो क्लस्टर लीडर जो है उनके बीच में मनमुटाव चल रहा था। उनके बीच में हाथापाई, तू-तू मैं यहाँ तक की लड़ाई भी हुई है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच में थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। हालांकि अधिकारियों ने कल इसे समाप्त करने का प्रयास किया, मगर उनका यही मांग है कि जब तक उनके अधिकारी जो उनके साथ जो रवैया जो अपना रहे हैं वो जब तक उसे वापस नहीं लेते हैं तब तक एम्बुलेंस की सेवा ठप रहेगी। एम्बुलेंस की जो सेवा है वो अभी फिलहाल ठप कर दी गई है, मगर अभी तक कोई ऐसा रास्ता बीच का नहीं निकाला गया है कि एम्बुलेंस की सेवा को फिर से शुरू कराया जा सके। अब देखना होगा कि विवाद कहां तक जाता है और कब यह मामला सुलझता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि एनडीए के दो बड़े नेता अलग अलग जगहों पर महारैली करने वाले हैं। एक तरफ शाहबाद को साधने की पूरी कोशिश में चिराग पासवान लगे हुए, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में जो महारैली है वो उपेंद्र कुशवाहा की है। बता दें कि चिराग पासवान शाहबाद में जनसभा करेंगे, तो वहीं मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रमंडल स्तरीय महारैली कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली कर रहे हैं, जिसमें 13 जिलों से 25,000 से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा है। मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में उपेंद्र कुशवाहा की महारैली को लेकर तैयारी पूरी है और अब उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार की राजनीति के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बिहार एनडीए के कई घटक दल अलग अलग जगहों पर महारैली कर रहे हैं। जहां चिराग पासवान की भी महारैली है, वहीं मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में उपेंद्र कुशवाहा की महारैली है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार प्रमंडलीय स्तरीय महारैली जो है वो होने वाली है और इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर के बाद तमाम जो नेता हैं वह पहुंचेंगे। हजारों की भीड़ आने की भी संभावनाएं जताई गई है, जिसको लेकर आप देखेंगे तैयारी पूरी हो चुकी है और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। जानेंगे क्या कुछ लग रहा है, इस रैली में कितने लोग लगभग जुटेंगे। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर की धरती पर हो रहा है और इस महारैली का नाम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। थोड़ी देर के बाद हमारे पार्टी सुप्रीमो भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस मुजफ्फरपुर की धरती से आगाज करेंगे कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमें परिसीमन बढ़ना चाहिए। लेकिन आज 50 वर्षों से हमारा परिसीमन नहीं बढ़ा है बिहार का, खासकर हिंदी भाषी
राज्यों में। इसके लिए आज हम लोग शंखनाद कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुजफ्फरपुर की धरती से शंखनाद करेंगे और मिशन 2025 में 225 सीट पाना है एनडीए गठबंधन को, ये भी हम लोग का लक्ष्य रखा गया है। तो आज मुजफ्फरपुर की धरती का ऐतिहासिक दिन है और यहाँ से संवैधानिक अधिकार और चुनावी शंखनाद आज यहाँ पे हो ही जाए। बिल्कुल संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार के माध्यम से हमारा परिसीमन भी बढ़ना चाहिए 2026 में, जो 50 वर्षों से नहीं हुआ है। इसके लिए बिहार और देश का इकलौता नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी आगाज कर रहे हैं इस मुजफ्फरपुर की धरती से। क्रांतिकारी धरती है, लगभग 25 से 30 लोग की आने की हम लोग अरेंजमेंट रखे हुए हैं और खाना भी बन रहा है। तो बहुत सारे लोग, अभी तक तो लगभग 4-5 हजार लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर की धरती पर और एक आगाज होगा मुजफ्फरपुर की धरती से। नया संदेश जाएगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का और एनडीए गठबंधन का। चलिए तो हम आपको तस्वीर एक बार दिखा दें। तैयारी देख सकते हैं, तमाम बड़े नेताओं के नाम जो है वह कुर्सी में अंकित कर दिए गए हैं। यानी तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो है वह इस रैली का नेतृत्व करेंगे, महारैली करेंगे और संवैधानिक जो बात कही जा रही है कि संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार, तो इसको लेकर यह महारैली का आयोजन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस महारैली का बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि इसे चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी ताकत जो है वह दिखाने में जुट गई है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी की ताकत दिखाने में लगे हुए हैं और मुजफ्फरपुर में आज महारैली कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव की तुलना मगरमच्छ से कर दी। इसके साथ साथ महागठबंधन पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि एक दूसरे की ही टांग खींचने में ये नेता इनके लगे हुए हैं। महागठबंधन गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। एक दूसरे के कौन किसका पैर कब खींच ले, इसकी लड़ाई चल रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं, मेरा बेटा कब सीएम बनेगा। जनता देख रही है कि अगर ये मगरमच्छ आ गया तो पूरे बिहार को फिर खा जाएगा। भागलपुर के बुनकर और कारीगर के लिए चिराग पासवान ने बड़ी पहल की है और इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है कि कैसे इनको बढ़ावा दिया जाए और जो सिल्क का व्यापार है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ के लोग कर सकें। बता दें कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क में शामिल करने की मांग की है। चिराग की इस मांग से सिल्क सिटी के लाखों बुनकर और कारीगरों में उम्मीद जगी है। हर साल चुनावी मौसम में बुनकरों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन इस बार चिराग से बुनकरों को काफी उम्मीदें हैं। बुनकरों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है। भागलपुर के नाथनगर और चंपानगर में काफी संख्या में बुनकर और कारीगर रहते हैं और पावरलूम और हैंडलूम से सिल्क के धागों से कपड़ा तैयार करते हैं। वर्तमान में बुनकरों की स्थिति काफी दयनीय है। छोटी छोटी चीजों के लिए बुनकर और कारीगरों को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी से यह मांग की है तो ऐसे में बुनकर और कारीगरों की जो उम्मीदें हैं वो चिराग से जग गई है। कैसे देखते हैं चिराग की इस मांग को? चिराग पासवान जी का ये मांग तो स्वागत योग्य है। उन्होंने जब भागलपुर की धरती पर वो आए थे सवार में, तो मैंने इस संदर्भ में उनसे खुद आवेदन दिया था और मांग की थी कि वो इस संदर्भ को उठाएं और लगता है कि उन पर ये आवेदन का प्रभाव पड़ा, उन्होंने इस मांग को रखा है। तो ये बहुत स्वागत योग्य है, बशर्ते कि ये धरातल पर उतरे, क्योंकि वाजपेयी जी के समय से ही हमें ये सपना दिखाया जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था कि ऐसा होगा, बशर्ते कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अब उम्मीद है कि चिराग ने जब सूरज को चिराग दिखाया है तो चिराग से चंपा की या सिल्क की जो है रोशनी होगी। सिल्क के बुनकरों के घर में भी चिराग जलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और बुनकरों के भी दिन जो है अच्छे आएंगे। चलिए देखिए, ये पावरलूम है और पावरलूम हैंडलूम के जरिए ही जो बुनकर हैं वो सिल्क के कपड़े तैयार करते हैं। फिलहाल तो बुनकरों की स्थिति काफी दयनीय है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से चिराग पासवान ने पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है, तो ऐसे में भागलपुर के बुनकर और कारीगरों की उम्मीदें चिराग से काफी ज्यादा जग गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर।
21,391 सिपाही जो हाल ही में चयनित हुए हैं और बिहार पुलिस मुख्यालय ने इनको लेकर के बड़ा कदम उठाया है। अब इनका जो प्रशिक्षण है वो काफी स्तरीय तौर से किया जाएगा ताकि ये अपनी सेवा बेहतर तरीके से दे सके। बता दें कि सिपाहियों को सीआरपीएफ की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें चयनित महिला कांस्टेबल को मोकामा और पुरुष कांस्टेबल को यूपी के चंदौली में ट्रेनिंग देने की योजना है। इसके साथ ही एसएसबी में ट्रेनिंग दिलाने को लेकर भी पहल शुरू की गई है और जल्दी से अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि एसएसबी में कितने जवानों की ट्रेनिंग दी जानी है यह अभी तय नहीं हो पाया है। इस तरह की ट्रेनिंग का मकसद पुलिसकर्मियों को हर तरीके से सक्षम बनाना है ताकि राज्य की विधि व्यवस्था बेहतर हो सके और अपराधी घटनाओं पर नियंत्रण लाया जा सके। बिहार पुलिस मुख्यालय के इस फैसले के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार पुलिस से जुड़ी हुई एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार पुलिस के जवानों को अब सीआरपीएफ और एसएसबी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो बुनियादी ट्रेनिंग का खाका तैयार किया है उसके हिसाब से हाल में जो चयनित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें जो 1299 सिपाही हैं उनको सीआरपीएफ ट्रेंड करेगी। इनमें पुरुषों के साथ ही महिला सिपाहियों को भी शामिल किया गया है। 685 जो महिला सिपाही हैं उनका प्रशिक्षण मोकामा के सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में होगा, जबकि 614 पुलिस सिपाही यूपी स्थित सीआरपीएफ के चंदौली प्रशिक्षण सेंटर जाएंगे जहां उन्हें सीआरपीएफ की ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा एसएसबी के प्रशिक्षण केंद्रों में भी सिपाहियों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए पहल शुरू की गई है। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों का चयन हाल ही में किया गया है। अभी इनकी नियुक्ति की जा रही है। नवनियुक्त महिला और पुरुष सिपाहियों के प्रशिक्षण कहाँ होंगे इसको अंतिम रूप दिया गया है। सिपाहियों को राज्य भर में 35 जिला प्रशिक्षण केंद्र के अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 15 वाहिनियों स्थित प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में भी सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जानी है। एसएसबी में ट्रेनिंग दिलाने को लेकर जो डीजीपी हैं वो खुद इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने पहल की है। जल्दी इसके लिए जो अंतिम मसौदा है वो तैयार कर लिया जाएगा और हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि कितने जवानों को एसएसबी की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में हाल के सालों में बड़ी संख्या में सिपाही और दारोगा की बहाली हुई है। हालांकि राज्य में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए कोई आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी होती है। ऐसे में बिहार पुलिस केंद्रीय बलों के प्रशिक्षण केंद्रों में अपने जवानों को ट्रेनिंग लेकर पहल कर रही है और निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आएगा। जब सीआरपीएफ और एसएसबी में बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलेगी तो निश्चित तौर पर बिहार पुलिस और कॉम्पिटेंट होगी और दक्ष होगी और कानून व्यवस्था सुधारने में बेहतर जो माहौल है वो बनेगा और काफ़ी हद तक क्राइम पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए वैशाली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां गांधी सेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए, जहां निर्माणाधीन पुल का उन्होंने जायजा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी सेतु पहुंच गए, निर्माणाधीन पुल का जायजा लिया, काम में तेजी लाने का अधिकारियों को भी निर्देश सीएम नीतीश ने दिया है। बता दें कि गांधी सेतु के समानांतर बन रहे ब्रिज का उन्होंने निरीक्षण किया। पटना और वैशाली के अधिकारी मौजूद रहे। तो गांधी सेतु जो लाइफलाइन माना जाता है और यहां पर जो एक समानांतर ब्रिज है उसका निरीक्षण किया है। लक्ष्मणा नदी जो सीतामढ़ी शहर से होकर के गुजरती है और इस नदी पर अब भूमाफियाओं की नजर है। बताया जा रहा है कि नदी के दोनों छोर पर जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो खड़ी की जा रही है। भूमाफियाओं का इस पर कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन यहां खामोश है और खबर ये सामने आ रही है कि नगर निगम भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश रंजन। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी के बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की पिछले लंबे अरसे से नजर है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है, जिस लक्ष्मणा नदी के जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण कर लिया गया है। आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी के जमीन का अतिक्रमण कर लोग अपना पक्का मकान बना रहे हैं, जिसके
जिसके कारण से नदी का स्वरूप पूरी तरीके से सिमटता जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले को लेकर कई बार आवाज बुलंद किया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस मामले में किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि सीतामढ़ी नगर निगम के द्वारा 1.5 साल पहले कुल 66 लोगों को नोटिस जारी किया गया था और उनसे यह पूछा गया था कि नदी के जमीन पर आपने मकान का निर्माण किस हालात में कर लिया, लेकिन उस मामले में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई और 66 लोगों को जो नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया था वो आज की तारीख में ठंडे बस्ते में है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी की यह तस्वीर है जो भूमाफियाओं के कब्जे में कहा जा सकता है, क्योंकि नदी की बेशकीमती ज़मीन है और इस नदी की बेशकीमती ज़मीन पर लोग लगातार अतिक्रमण करके मकान बना रहे हैं और उस पर कब्जा धड़ल्ले से जारी है। इस मामले में प्रशासन पूरी तरीके से खामोश बना हुआ है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही।